अध्याय 25 प्रतिगामी। स्कूल के बाद मुफ्त गतिविधि के समय के दौरान आमतौर पर आइज़ेल स्व अध्ययन कक्ष में पढ़ रही होगी, लेकिन आज वह ऐसा नहीं कर सकी। बेक्यू सियोल, उसका दिमाग खराब हो गया था। ये सच था कि वह उसकी मदद की बदौलत मेज़ेन के जाल को तोड़ने में कामयाब रही, लेकिन उसका क्या? सौभाग्य से वह उन चीजों में से एक करने में सक्षम थी जो बेक्यू सियोल ने उसे करने का निर्देश दिया था, इसलिए वह पूरी तरह से बेकार नहीं थी। मौके पर उसने वह नुस्खा मौके पर ही बनाया। यह अविश्वसनीय था। अपने विचारों और प्रतिभा के साथ उनके इतनी दूर तक पहुंचने की संभावना नहीं थी। हालांकि कीमिया मुख्यधारा में नहीं थी, समस्या ये थी कि उनका ज्ञान कीमिया तक ही सीमित नहीं था। पूरे विभाग में अफवाहें पहले ही फैल चुकी थीं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो बिना किसी तैयारी के आया था। बेक्यू सियोल ने क्लास प्लेसमेंट टेस्ट में सभी अनसुलझे सवालों के जवाब दिए थे। ये स्वाभाविक होगा यदि प्रश्न एक सामान्य छात्र के स्तर के हों, लेकिन स्टेला का क्लास प्लेसमेंट टेस्ट अधिकांश कॉलेज परीक्षणों के बराबर था। एक छात्र जिसने सामान्य रूप से अध्ययन किया और हाई स्कूल में प्रवेश किया, वह कॉलेज स्तर की समस्याओं को हल करने में असमर्थ होगा। हालांकि स्टेला के सभी छात्र प्रतिभाशाली थे और उनका समाधान निकालना स्वाभाविक था क्योंकि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि बेक्यू सियोल के पास वह विलासिता नहीं थी। वह बिना थोड़ी सी भी तैयारी के अंदर चला गया और 3 जादुई सवालों को हल कर दिया जो अन्य नहीं कर सके। इसके अलावा भले ही वह दूसरों से पिछड़ रहा था, उसने लापरवाही से पढ़ाई की और पहले से ही बाहर खड़ा था। वह किसी भी विषय में अटके नहीं थे और उनके विचारों की सभी संकाय सदस्यों ने प्रशंसा की और उन्हें स्वीकार किया। हाँ, आइज़ेल ने अपना चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरी बेटी। अचानक उसे अपने पिता की मृत्यु याद आ गई। मेरी प्यारी बेटी, एक दिन तुम्हें भी सच पता चलेगा। उसके पिता, जो गद्दार के कलम के साथ सुबह की ओस की तरह गायब हो गए थे, उन उलझाने वाले शब्दों को पीछे छोड़ गए थे। वह अभी भी उसके अंतिम शब्दों को समझ नहीं पाए। हालांकि उसके अभी भी जीवित रहने का कारण उसका बदला लेना था। एडो लेविट, वह गंदा परिवार जिसने उसके पिता को गद्दार बना दिया और उनकी मृत्यु तक उनका पीछा किया। वह उस लानत औरत का चेहरा नहीं भूल सकती थी जिसने उसके पिता को मार डाला। उसे अपना बदला लेना था। उसे उन लोगों के दिलों में प्रतिशोध की तेज धार डुबानी पड़ी जिन्होंने उसे और उसके पिता को रसातल में धकेल दिया था। ऐसा करने के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ बनने की आवश्यकता थी, क्योंकि मैं एक विलक्षण व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं स्वर्ग से आया एक जादूगर हूँ जिसे अद्वितीय प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। सब कुछ खो चुकी उसके लिए बदला लेने का एक ही रास्ता बचा था। एडो लेविट की 2 राजकुमारियों से बड़ा और श्रेष्ठ जादूगर बनना और स्वर्गीय क्षेत्र तक पहुंचना। यदि वह सबसे अच्छी जादूगरनी बन जाती है जिसने सारी जादुई दुनिया को नियंत्रित कर लिया है, तो वह अपने द्वारा झेली गई सारी शर्म, दर्द और प्रतिकूलता को वापस पाने में सक्षम होगी। तथापि इस बार मेरी भूमिका क्या थी? क्या वह एक नौसिखिया की तरह दूसरे छात्र की त्वरित सोच और ज्ञान पर भरोसा करते हुए सिर्फ एक बोझ नहीं थी? उसे सर्वश्रेष्ठ बनना था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। उस वक्त वह कुछ भी सोच पाने की स्थिति में नहीं थी। इससे पहले उसने सोचा था कि वह अपने सामने आने वाली किसी भी कठिनाई या प्रतिकूलता से उबर सकती है। मुझे और भी अधिक बदलना होगा। आइज़ेल ने दांत पीस लिए और उठ खड़ी हुई। शर्म से लोटपोट होने का समय नहीं था। उस समय भी बेक्यू सियोल उससे ऊपर चढ़ रहा था और हांग बियोन, जो कभी उसका प्रतिद्वंद्वी था, शाही परिवार की कुलीन शिक्षा के साथ पहले से ही उससे ऊपर खड़ा था। अब और नहीं, वह अब पीछे नहीं रहेगी। गाली मारो। जब से बेक्यू सियोल ने स्टेला अकादमी में दाखिला लिया, कुछ ऐसा था जो वह हमेशा से करना चाहता था। स्टेला कैफे में सुरुचिपूर्ण ढंग से अमेरिकनो पीना। एक विशाल छत पर रात के दृश्य को निहारते हुए उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी बीन्स से बनी कॉफी पीना वास्तव में अभिजात वर्ग के विलासितापूर्ण अवकाश जीवन जीने के समान था, है ना? मुझे एक और कप चाहिए। लेकिन बेक्यू सियोल ने बिना कुछ कहे एक ही घूंट में सब कुछ पी लिया। सच कहूं तो उसे ये भी नहीं पता था कि इसका स्वाद कैसा था।
वे वेंडिंग मशीन से 300 वोन में जो मिश्रित कॉफ़ी लेते थे वह अधिक स्वादिष्ट होती थी। ये बहुत महंगा है और इसका स्वाद भी फीका है। कुर्सी पर बैठने के बाद उसने अपने सेंटिएंट स्पेक्स को सक्रिय करते हुए रात का दृश्य देखने का नाटक किया। मेजेन टायरेन, डार्क मैजिक भ्रष्टाचार प्रगति 37%। अंतिम समूह असाइनमेंट में अपमानित होने के बावजूद भ्रष्टाचार की प्रगति अभी भी मात्र 37% थी। मैं इसे और कैसे बढ़ा सकता हूँ? समय के साथ भ्रष्टाचार स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यदि किसी घटना के कारण प्रोफेसर का भ्रष्टाचार बढ़ गया, तो उसके पास प्रतिक्रिया देने का समय होने से पहले ही एक घटना शुरू हो जाएगी। बेक्यू सियोल का लक्ष्य इसे 50% बनाना था ताकि डार्क मैजिस्लेयर्स को मेजेन के अस्तित्व के बारे में पता चल सके, लेकिन ये योजना के अनुसार नहीं हो रहा था। क्या ये नियति वैसा ही चल रही है जैसा होना चाहिए? अगले 3 महीने के अंदर एक घटना घटेगी। प्रोफेसर मेजेन का काला जादू भ्रष्टाचार एक छात्र को बेतरतीब ढंग से प्रभावित करेगा। बेक्यू सियोल को ठीक से नहीं पता था कि यह कौन होगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे कहानी याद नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि एक एपिसोड में सिमुलेशन गेम की तरह कई शाखाएं थीं और इस दुनिया के भविष्य की पुष्टि करना असंभव था। फिर भी वे उम्मीदवार थे। जैकी, फ्लेम का दोस्त, अर्शुंग, हॉन बी योनगुट की लड़की, और हे वोन रेयान। अगर हे वोन रेयान इसमें फंस गया तो यह और भी बुरा होगा। सैकड़ों हजारों खिलाड़ियों के बीच कुछ ही लोगों ने हे वोन रेयान के काले जादू के भ्रष्टाचार को देखा। हालांकि इससे विशेष रूप से सावधान रहना होगा। उनके काले जादू के भ्रष्टाचार का तुरंत बुरा अंत हुआ। लेकिन एक व्यक्ति है जिसके बारे में मैं मोटे तौर पर भविष्यवाणी कर सकता हूँ। जैकी, वह सबसे अधिक संदिग्ध थी। कोई विशेष कारण नहीं था, लेकिन 90% मामलों में वह एक काली जादूगरनी बन गई थी। बेशक इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई थी और इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। इसके बारे में चिंता करने के बजाय मैं बाहर जाकर काम क्यों नहीं करता? यह विचार मन में लेकर वह उठ खड़ा हुआ। जैसे ही बेक्यू सियोल कैफे से निकला और धीरे धीरे ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चला, कोई बगीचे में बैठा उसे घूर रहा था। ज्योति छलांग लगाने और उसकी ओर चलने से पहले वह कुछ देर तक उसे देखती रही। वह उसके इतने करीब आ गई कि वह असहज हो गई। अपने छोटे काले बालों को लहराया और सख्ती से पूछा, तुम कौन हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पिछली बार तुमने मुझे ठीक से उत्तर नहीं दिया। तुम्हारी पहचान? ये फिर से। दरअसल ग्रुप प्रोजेक्ट के बाद वह इसके बारे में सोच रहे थे। भविष्य की जो जानकारी उसे और फ्लेम को पता थी वह अलग अलग थी। उसे सारी छोटी छोटी कहानियां याद थी, जबकि वह उनमें से शायद ही किसी को जानता था। हालांकि अगर वह उसका विश्वास जीत सकता है, तो वह जानकारी के 2 हिस्सों को जोड़ सकता है। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? हालांकि उसने अभी तक उसके असली इरादों को नहीं पहचाना था। आसान रास्ते का प्रलोभन एक घातक आकर्षण था। लेकिन जिस चीज ने उसे रोका वह उसकी अंतरात्मा नहीं थी। चेतावनी। कथात्मक शक्ति की कमी है। चेतावनी। उस व्यक्ति को यह न बताएं कि आप ट्रांसमाइग्रेटर हैं। चेतावनी। जो ज्ञान और जानकारी आप जानते हैं उसे उस व्यक्ति के साथ साझा न करें। मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। कुछ प्रतिबंध अचानक प्रकट हो गए। बेक्यू सियोल को नहीं पता था कि अगर उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया तो क्या होगा, लेकिन यह अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसे फिर से बहाना बनाना पड़ा। एक प्रसिद्ध कहावत है जो पूर्वज जादूगर ने जादू सिखाते समय कही थी। क्या आप जानते हैं? मुझे पता है। ये बहुत सरल था, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध पंक्ति थी। जादूगरों, दुनिया को अपने असली रूप का केवल आधा हिस्सा देखने दो। उस समय जादूगर अपनी दुनिया की रक्षा के लिए दूसरी दुनिया के प्राणियों से लड़ते थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। इसलिए जादूगरों को लगभग देवताओं के रूप में पूजा जाता था। हालांकि क्या होगा यदि लोगों को पता चले कि ये प्राणी, जो व्यावहारिक रूप से उनके देवता थे, ने अपने जादू को प्रशिक्षित करने के लिए पर्दे के पीछे अत्यधिक दर्द सहा। जादूगरों को हमेशा जनता के सामने एक आदर्श छवि प्रस्तुत करनी होती थी।
उन्हें बेदाग कपड़े पहनने होते थे, शक्तिशाली जादू का प्रयोग करने के बाद भी कभी थकावट नहीं दिखानी होती थी, कभी बीमार नहीं पड़ते थे और हमेशा बेजोड़ साहस दिखाना होता था। इसीलिए पूर्वज जादूगर ने कहा था कि आइए हम केवल आधे सच्चे चेहरे दिखाएं और अपनी आधी भावनाएं प्रकट करें। आपके और मेरे पास ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम प्रकट नहीं करना चाहते। ठीक है, ठीक है। फ्लेम तुरंत सहमत हो गई और तुरंत पूछा, आप भविष्य जानते हैं, है ना? वह एक गंभीर टिप्पणी थी। उसने उसे आधा सच बताने का फैसला किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना अनुमान लगाया। उसे नहीं पता था कि वह रोमांस फैंटेसी गेम के ज्ञान के साथ एक ट्रांसमाइग्रेटर था। ये पर्याप्त होगा यदि वह इसका खुलासा न करे। आखिरकार उसे पहले ही एहसास हो गया था कि उसे भविष्य का कुछ ज्ञान है। शायद वह बेक्यू सियोल के बारे में सोचेगी जिसने मूल रोमांस फैंटेसी उपन्यास पढ़ा है। मूल रूप से वह ये बात उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उन्होंने तुरंत इसका खुलासा नहीं किया। उत्तर देते समय वह स्वतंत्र रूप से अनुमान लगा सकता था कि उसके पास क्या जानकारी है। तुम्हारे ये पूछने का मतलब है कि तुम वही हो? बेक्यू सियोल ने वही कहकर पुष्टि की और फ्लेम ने उत्तर न देकर पुष्टि की। वह पहले से ही जानता था कि वह एक प्रवासी थी, लेकिन वह ये जानने का दिखावा नहीं कर सकता था। जानबूझकर यह छिपाकर कि वह कितना जानता था, वह सूचनात्मक लाभ प्राप्त करना चाहता था। मेरी बारी। अकादमी में आपका उद्देश्य क्या है? सच कहूं तो उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। आखिरकार ज्यादातर लोग फ्लेम की कहानी जानते हैं। फिर भी वह अभी भी इस बात को लेकर उत्सुक था कि वह आंतरिक रूप से क्या सोचती है। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसके होंठ नर्म हो गए। उद्धरण चिन्ह ... दुनिया को विनाश से दूर रखने के लिए। ये दुनिया पतन के कगार पर है। बेक्यू सियोल को नहीं पता था कि यह सच है या नहीं, लेकिन यह अभी भी एक बहुत ही सकारात्मक उत्तर था। यहाँ तक कि मूल रोमांस फैंटेसी उपन्यास में भी काले जादूगर मौजूद थे और उन्होंने सुना था कि यह एक दुखद अंत था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी ऐसा अंत नहीं चाहती थी। अगला मेरा प्रश्न, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बेक्यू सियोल ने उत्तर को लेकर परेशान होने का नाटक किया जबकि फ्लेम धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। हालांकि समस्या प्रश्न के साथ थी। वह किस बारे में बात कर रही है? बेक्यू सियोल को समझ नहीं आया कि वह किस व्यवहार की बात कर रही है। लेकिन क्या वह कह सकता है कि वह नहीं जानता था? क्या होगा यदि उसे पता चले कि वह इस तुच्छ प्रश्न के साथ मूल उपन्यास को नहीं जानता है? यह अच्छा नहीं होगा। उन्हें सूचनात्मक रूप से वंचित होने से बचना था, क्योंकि मुझे लगता है कि यह इस तरह से सबसे अच्छा है। बेक्यू सियोल ने सोचा कि यह काफी संतोषजनक उत्तर था। अचानक फ्लेम की पुतलियां जोर से हिल गईं। क्या? ऐसे क्यों? क्या ये वो प्रतिक्रिया नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी? फ्लेम ने अपना सिर नीचे झुकाया और उसे ऐसे हिलाया जैसे कुछ सोच रही हो। फिर धीरे धीरे उसने सीधे बेक्यू सियोल की आंखों में देखा। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। कोई इंसान इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? कुछ तो होना ही चाहिए, एक उद्देश्य, कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी करो और कहो, क्या अब प्रश्न पूछने की मेरी बारी नहीं है? वह थोड़ा आहत हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह बाद में केवल 2 प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए उसने उत्तर दिया, यदि आप पूछे कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, मैं वास्तव में नहीं जानता। आप नहीं जानते? ओह, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह सही है या नहीं। वह अभी भी अनिश्चित था कि 12 चंद्रमाओं को ढूंढना वास्तविक अंत का सही तरीका है या नहीं। तो मुझे लगता है अभी के लिए मैं बस जीना चाहता हूँ। बस इतना ही। क्या हर कोई यही नहीं चाहता था? तुम जीना चाहते हो? लॉ की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वह निराशा में मुस्कुराए। उस समय बेक्यू सियोल भ्रमित हुए बिना नहीं रह सका। क्यों? उन आंखों में उदासी और करुणा क्यों थी? यह क्या है? क्या आप निश्चित हैं कि आप कुछ गलत नहीं समझ रहे हैं?
मुझे ऐसा लगता है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। वह काफी देर तक सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही, फिर अचानक अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए बाक्यूसियोल से मिली। ये देखकर उसका दिल पसीज गया। मुझे खेद है, मैं लाइन से बाहर था। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और भाग गई। यह इतना अचानक हुआ कि बेक्यूसियोल को कुछ समझ ही नहीं आया। क्या सवाल पूछने की बारी मेरी नहीं थी? अविश्वसनीय महसूस करते हुए बाक्यूसियोल अचंभे में खड़ा रहा जब तक कि पीछे से एक आवाज ने उसकी श्रद्धा को तोड़ नहीं दिया। बेक्यूसियोल, यह एक अजीब लेकिन परिचित आवाज थी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने पाया कि हेवोन रेयांग भयानक भाव से उसे घूर रहा है। आप अभी किस बारे में बात कर रहे थे? ओह, ये कुछ भी नहीं था। क्यों? वह थोड़ा घबराया हुआ था कि शैतानी रूप से मजबूत मायू से उनका प्रतिद्वंद्वी हेवोन रेयांग उसे इतनी ठंडी नज़र से देख रहा था। मैं किसी झमेले में नहीं फंसने वाला हूँ, है ना? मुझे सही उत्तर दो। ज्वाला रोते हुए वापस क्यों भागी? उन शब्दों के साथ बाक्यूसियोल को एहसास हुआ कि कोई गलतफहमी हो गई है। इसके बारे में सोचे, क्या ये कैनन नहीं था कि हेवोन रेयांग को खेल में फ्लेम पर क्रश था? उसे यह अब भी याद है क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी थे जिन्होंने हेवोन रेयांग का रास्ता अपनाया था। कुछ नहीं हुआ, विशेषकर वह नहीं जो आप सोचते हैं। हालांकि वह चाहता था कि फ्लेम यूसियों के करीब रहे, लेकिन उसे गलतफहमी का समाधान करना पड़ा क्योंकि उसका इरादा हेवोन रेयांग के प्रेम जीवन में हस्तक्षेप करने का नहीं था। असंबद्ध, हेवोन रेयांग उसे घूरता रहा, लेकिन उसने जल्द ही दूसरी ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या गलत है। आपकी बातचीत में ताक झांक करने के लिए मुझे खेद है। मैं आपकी निजता का उल्लंघन करने की कोशिश के लिए क्षमा चाहता हूँ। अरे हाँ, इसके साथ ही हेवोन रेयांग वापस चले गए। किसी तरह बेक्यूसियोल को अपने झुके हुए कंधों पर दुख हुआ। नहीं, दुखी होने के बजाय उसे यह अजीब लगा, क्या वह उस तरह का आदमी नहीं है जिस हेवोन रेयांग को वह जानता था? वह किसी भी अन्य की तुलना में अधिक निंदक, शांतचित्त, ठंडे खून वाला और ठंडे दिल वाला था। उनकी वर्तमान उपस्थिति अजीब और अस्थिर लग रही थी क्योंकि वह इस युग के अंधराष्ट्रवादी शब्द का अवतार थे। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी सच्ची भावनाओं को उस महिला के सामने भी प्रकट नहीं करता था जिससे वह प्यार करता था। ये काफी परेशान करने वाला है। बेक्यूसियोल को एक बुरा अनुमान था, लेकिन उसने उसे दूर करने की कोशिश की। कहानी खत्म। अलविदा।